अगला जो टॉपिक है वो है हीट ऑफ एटमाइजेशन, और उसके बाद जो अगला टॉपिक, आवाज नहीं, उसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, या मैग्नेटिक नेचर जो भी है। चलो, हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो मैंने, बेटा आवाज नहीं करो कोई भी, ठीक है, कोई भी एक मेटल का टुकड़ा ले लिया, आयरन का टुकड़ा बेस्ट है, ठीक है, कि हाथ में एक इतना बड़ा सा आयरन का टुकड़ा रखा है मेरे पास, वो सॉलिड में है ना, तो मेटल काय में, सॉलिड में अभी। अब ये इस मेटल में कितने एटम होंगे, बहुत सारे होंगे, मिलियंस में, ठीक है, मिलियन ट्रिलियन में बहुत सारे एटम से बना होगा, और वो एटम आपस में बॉन्डिंग रख रहे होंगे ना। दो टाइप की बॉन्डिंग होगी, एक कोवेलेंट और मेटेलिक, क्योंकि मेटल है तो मेटेलिक बॉन्डिंग आपस में थोड़ी थोड़ी तो होगी कुछ कुछ, और कोवेलेंट बॉन्ड भी शो करेगा ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पूरा आयरन का जो टुकड़ा रखा था, इसमें दो टाइप के बॉन्ड है, अपने देख लिया। तो हर एक एटम आपस के ऊपर नीचे साइड में फ्रंट बैक हर साइड से कोई ना कोई एटम से कनेक्टेड है, ये समझ में आया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो आयरन का टुकड़ा मैंने लिया है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक सिंगल एटम को, इसमें ट्रिलियंस ऑफ एटम होंगे, इसमें से एक सिंगल एटम को उठा के और अलग करना है। एक सिंगल एटम को अलग कर दिया तो गैसियस स्टेट में आ ही जाएगा। गैसियस मतलब ये होता है ना, सारे बॉन्ड तोड़ के अलग अलग कर दो, क्लियर है। जैसे वाटर लिक्विड में है, तो लिक्विड से उसको गैस में करना है, तो क्या है, सारे वाटर के मॉलिक्यूल को अलग कर दो तो पानी उड़ने लगेगा। तो बस यही होता है कि एक सॉलिड है, उसमें से मैंने एक सिंगल एटम को अलग कर दिया, उसके सारे बॉन्ड काट के, ऊपर वाले नीचे साइड के फ्रंट बैक सारे बॉन्ड काट दिए, और फिर उस एटम को अलग कर दिया। तो ये जो मेरे को सारे बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लग रही है ना, कैंची से तो काटा नहीं है, अभी काट दिया, बट ऐसे सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे राइट लेफ्ट टॉप बॉटम के, तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने में जितनी भी एनर्जी लगी है और फिर इस एटम को अलग किया, ये होती है हीट ऑफ एटमाइजेशन। एटम बनाना मतलब जादू से नहीं, इससे, क्लियर है ना। एक सॉलिड स्ट्रक्चर से एटम को अलग करना, उसमें जितनी एनर्जी लग रही है, दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर हो गया सभी को, इमेजिन हो गया ना। सब्लिमेशन में भी सॉलिड से डायरेक्ट, हाँ ऐसे होती है, अब कुछ गैस में, हाँ, बट ये सब्लिमेशन में ना सारे ही उड़ते हैं। जैसे मैंने नेफ्थलीन की बॉल रखी, तो नेफ्थलीन की पूरी बॉल उड़ेगी साथ में, मतलब उसके सारे एटम उड़ जाएंगे। कपूर रखी तो पूरी कपूर गायब हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंगल एटम को निकालने में जितनी एनर्जी लग रही है वो हीट ऑफ एटमाइजेशन है। वहाँ पूरी चीज उड़ रही है तो सब्लिमेशन है। तो हो सकता है हमारा ऐसा होगा कि सारे एटम अलग करने वाली को सब्लिमेशन, सिंगल एटम अलग करने वाली को एटमाइजेशन। क्लियर है, ये हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं। चलो सारे इधर बाकी समझ गए ना हीट ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है, ठीक है। अब उसी चीज को थ्योरेटिकल पॉइंट्स में अपन देखते जाते हैं, क्यों हो रहा है, क्या है, सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। मेटल सॉलिड से मेटल को गैस में कन्वर्ट करना, लेकिन सिंगल एटम को याद रखना, ये सिंगल एटम निकालना है यहाँ से, ठीक है। और अगर सब्लिमेशन से कंफ्यूज हो रहे हो तो सब्लिमेशन में सारी चीजें हैं, जैसे कपूर रखा है तो कपूर पूरा ही उड़ेगा ना, उसमें एक एटम को उड़ने में कितनी एनर्जी वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। मैंने क्या बोला, कपूर का मेरे पास 5 ग्राम था, 5 ग्राम पूरी कपूर उड़ गई, तो जो भी उसमें से हीट लग रही है उसको उड़ाने में जो भी, ठीक है, उसको बोला सब्लिमेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मान लो भाई अगर कपूर का टुकड़ा है, उसमें से एक सिंगल कपूर का एटम निकालना, कपूर एटम का नहीं कंपाउंड है, बट समझ गया ना। तो भाई लोहे के लिए मैंने लिया है कि आयरन के लिए एक सिंगल एटम निकालना, दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। सारे एटम की बात करूँगा तो शायद सब्लिमेशन बोल रहा है, क्लियर। चलो, तो मेटल सॉलिड से एक सिंगल एटम निकालना मेटल गैसियस में, ठीक है, यहाँ लिख लेना सिंगल एटम। लेटाइस, सब्लिमेशन, एटमाइजेशन सब सेम ही दिख रहा है ना। लेटाइस में भी, लेटाइस में 1 मोल होता है बेटा, एक एटम नहीं होता। लेटाइस की डेफिनेशन बोलते हैं ना, या तो फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल, बहुत बड़ा ऐसे दिखने में नहीं होगा, क्योंकि 1 मोल में क्या 6 × 10⁻23 एटम इतना छोटा होता है कि उसके 6 × 10⁻23 बहुत छोटा ही होगा एटम के कंपेयर में देखूंगा तो मैं, इसीलिए तो उसमें बोलते हैं कि लेटाइस में ये बोला जाता है ना कि 1 मोल लेटाइस को फॉर्म करने में कितनी एनर्जी लग रही है, या फिर 1 मोल को तोड़ने में कितनी लग रही है और फॉर्मेशन में कितनी निकल रही है, दोनों ही लेटाइस होता है। तो लेटाइस में 1 मोल था, सब्लिमेशन में पूरा ही जितना लिया है पूरी चीज उड़ रही है तो सब्लिमेशन। एटमाइजेशन में एक सिंगल एटम के लिए चीजें डिफाइन है, तो तीनों में कंफ्यूजन मत रखना। चलो, सॉलिड से सिंगल एटम निकाला तो एटमाइजेशन, ठीक है। अगर 1 मोल ऐसा कुछ अलग करता है, कुछ चीजें रहती है, 1 मोल फॉर्मेशन है, 1 मोल को तोड़ने में, वो लेटाइस से वो अलग है, और सब्लिमेशन चीजें भी अलग है। चलो अगला, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स।
ऊपर से जुड़ा होगा, नीचे से, साइड से, टॉप से, बॉटम से, कहीं से भी। तो सारे बॉन्ड्स को तोड़ने में, उस सिंगल एटम के आसपास के तोड़ के और फिर उसको अलग करने में, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन मेटल लेटाइस, जो मेटल का पूरा लेटाइस बना है उसमें से सिंगल एटम को अलग करने में, एंड कन्वर्ट द मेटल एटम इनटू गैसियस स्टेट। गैसियस एटम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है डेफिनेशन? वही जो बोला है। कन्वर्ट क्या करना, निकाल दे तो गैस में कन्वर्ट हुआ। हाँ, और गैस अलग से कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। देखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल बी हायर फॉर द मेटल विच शोज कोवेलेंट बॉन्डिंग इन एडिशन टू मेटलिक बॉन्डिंग। देखो, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनमें बताया था मेटलिक बॉन्ड भी होगा, कोवेलेंट भी होगा। तो जितनी ज्यादा इनकी दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगी ना उस एटम को खींचने में। जिसमें कम बॉन्ड बन रहे होंगे उसमें कम एनर्जी लगेगी। क्लियर है? तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? क्रोमियम। क्रोमियम हैव द हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन अमंग 3D सीरीज। क्लियर है? ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उतने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे ना, और उसके जो वो क्या थे मेटलिक बॉन्ड के लिए वो खाली जगह क्या बोलते थे उसको, कर्नल्स, तो वो भी उतने ही ज्यादा बनेंगे। तो मेटलिक बॉन्ड भी उसका उतना ज्यादा बनेगा और कोवेलेंट भी उतना ज्यादा। तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी आसपास वालों से, तो उसको अलग करना मुश्किल रहेगा। जिसमें मान लो एक ही अनपेयर्ड है तो एक ही साइड कहीं जुड़ा होगा तो टॉप से बॉटम से, तो एक डंडा तोड़ के अलग करना आसान है, तो उसका हीट ऑफ एटमाइजेशन कम है, तो क्रोमियम की हाईएस्ट होती है। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट समझ लिया कि जिसमें कोवेलेंट और मेटलिक दोनों होती है, जितनी ज्यादा उसका उतना ज्यादा ही एंथैल्पी। देखो, एंथैल्पी, एनर्जी, हीट सब सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? हीट ऑफ एटमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा बातें नहीं, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि उतने ज्यादा कोवेलेंट और मेटलिक बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, मोर बॉन्ड्स आर फॉर्म। हीट ऑफ एटमाइजेशन इज सिमिलर टू मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में भी तो यही था ना, उसमें भी जितने ज्यादा बॉन्ड बन रहे थे उतनी ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग लग रहा था, तो सेम चीज सिमिलर है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एंथैल्पी चेंज व्हेन ए कंपाउंड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, वही चीज लिखा है। एंथैल्पी चेंज मतलब एनर्जी चेंज, कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एंड द कंपाउंड एटम्स आर रिड्यूस टू इंडिविजुअल एटम। थोड़ी कॉम्प्लेक्स करके उसने डेफिनेशन लिख दी है, बट बात सेम ही है कि पूरे कंपाउंड में से एक सिंगल एटम को अलग करना। क्लियर है? वही लिखा है इधर। क्रोमियम की हाईएस्ट होती है, पढ़ लिया। और ऊपर से नीचे आने पे अनपेयर्ड वाली चीजें थोड़ी और ज्यादा बढ़ती जाती है ना बॉन्डिंग में पार्ट लेने की, क्योंकि ऊपर वालों का साइज छोटा है, नीचे वालों को साइज कंपेयर्ड फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं और उसमें मेरिडियम में ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उधर अनपेयर्ड ज्यादा है तो मेटलिक बॉन्ड भी ज्यादा ही बनेंगे, तो इसीलिए 3D 4D 5D ऑर्डर रहता है, याद रखना अगर एटमाइजेशन की बात करें तो। ठीक है, ऑर्डर लिखा है ना, ये ऑर्डर ग्राफ के हिसाब से कुछ और, अगर ग्राफ में वो स्कैंडियम गायब कर देता है जो एनसीईआरटी में दिया है तो ऑर्डर फिर गड़बड़ चले जाएगा। और गूगल भी करोगे तो कहीं कहीं दे रहा है कि ऑर्डर गलत है और इसका कुछ करेक्ट ऑर्डर दे रहा है, कहीं क्रोमियम ज्यादा है कहीं वैनेडियम ज्यादा है, तो अपन एक काम करते हैं पूरे मिटा देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन, क्योंकि यार यहाँ से क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखे। ठीक है, सारे ग्राफ तो याद कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो बेटर है कि वो ऑर्डर कैंसिल रहने दो, मत रखना उसको। ठीक है, बस इतना याद रख लो, इतना याद रख लो कि क्रोमियम की हाईएस्ट होती है, क्योंकि यार यहाँ पे वो पॉइंट्स बोला है ना, जितने ज्यादा अनपेयर्ड उतना ज्यादा, तो क्रोमियम में ही सबसे ज्यादा अनपेयर्ड होते हैं, तो होनी उसकी ज्यादा चाहिए अगर लॉजिकल चलेंगे तो अपन लॉजिक के हिसाब से क्रोमियम को ही मानते हैं, वैनेडियम को नहीं रखते। बेटा आवाज नहीं करो, क्रोमियम को ही रखते हैं, वैनेडियम को नहीं रखते हैं। ठीक है, तो क्रोमियम हाईएस्ट है, इतना याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हीट ऑफ एटमाइजेशन छोटा सा टॉपिक था, खत्म होता है। अगला आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इधर देखो, कोई भी एटम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखो मैग्नेट कैसा होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये होता है ना, यहाँ बनाते जाता हूँ मैं। ठीक है, मैग्नेट वाले की चीजें, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। कोई भी मैग्नेट हो, कितना भी छोटा मैग्नेट का, मान लो इस टुकड़े को मैं दो में बांट दूं तो वापस से उसमें नॉर्थ साउथ क्रिएट हो जाएगा, वापस बांट दो तो वापस दोनों में नॉर्थ साउथ क्रिएट हो जाएगा नया। तो हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई भी चीज शो कर रहा है ना कि वीकली रिपेल्ड, वीकली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रखूंगा तो वो खिंचाएगा कि दूर भागेगा, कम खिंचाएगा, ज्यादा खिंचाएगा, इस चीज, ये होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस चीज से
डिफाइन हो रही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक। किसी भी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। किसी भी एटम में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड मतलब दो ना, दो मतलब डाई, तो पेयर्ड दो डाई, ऐसे याद रखना। तो जहां भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो क्या है, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक क्यों ही अट्रैक्ट होगा, डाई तो पहले से पेयर्ड बनाया ना, तो वो दूर जाएगा। या फिर सोचो दो इलेक्ट्रॉन साथ में रखे तो रिपेल ही करेंगे। तो डायमैग्नेटिक क्या होगा, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और पैरा में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा फिर सामने वाले को। क्लियर है? तो इसको ऐसे ही याद रखना, पैरा में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करेगा। और डाई में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं तो रिपेल। और दोनों ही वीकली है, याद रखना है, एक वीकली अट्रैक्टेड है, एक वीकली रिपेल्ड है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूले में आता है ना n+2, क्योंकि जब एटम पढ़ोगे तो एटम में कहीं कहीं एक फॉर्मूला है जो n+1 भी आ रहा है दूसरे एक दो जगह। तो मेरे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि n+1 का लगाना है, n+2 का लगाना है। तो इससे तुम लोग भी याद रखना कि दो पोल होते हैं इसलिए n+2 है, ठीक है। कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं जहाँ n+1 भी आता है, इसमें नहीं, कोई दूसरे टॉपिक्स में। तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें, n+1 n+2, तो इसमें 2 है क्योंकि दो पोल होते हैं। क्लियर है? तो ये चीज सबसे पहले लिखोगे। पैरा डाई पढ़ा अपन ने, पैरा मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डाई मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब दो इलेक्ट्रॉन है तो रिपेल करेंगे ना, और ये किससे रिपेल करेगा, कहीं नहीं, तो अट्रैक्ट करेगा किसी न किसी से, ठीक है। तो ये क्या है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों में ये वर्ड याद रखना है, वीकली है, स्ट्रॉन्ग एक भी नहीं है दोनों में से, बस ये वीकली अट्रैक्टेड है, ये वीकली रिपेल्ड है, ठीक है। रिपेल्ड क्यों है, क्योंकि ये ऐसा, और अट्रैक्टेड क्यों, क्योंकि सिंगल है। क्लियर? तो ये चीजें याद हुई, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें चाहे कितने भी अनपेयर्ड हो, फिर एक हो दो हो, जितने ज्यादा उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। लेकिन दो ऐसे एक्सेप्शन थे जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी वो पैरा था। एक टोटल अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हो कोई कंपाउंड में, या फिर 16 हो रहे हो, तो है दोनों नंबर कैसे, इवन है ना। इवन मतलब डाई होने चाहिए दो दो के पेयर में बना हुआ तो, लेकिन फिर भी वो पैरा है, ठीक है। ये दोनों कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू एमओटी, है ना। एमओटी के हिसाब से जब वो बाबा वाली ट्रिक से फिल करते हो तो पैरामैग्नेटिक आते हैं, भले ही पेयर्ड है। क्लियर? मतलब डायमैग्नेटिक आते हैं पेयर्ड होने के बाद भी, इवन होने के बाद भी, ठीक है। इवन होने के बाद भी डाई आ रहे हैं, लेकिन जब देखेंगे तो अनपेयर्ड निकलेंगे वो। क्लियर? मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अधिकतर ट्रांजिशन मेटल में अनपेयर्ड है। स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड है, आगे जाते जाओगे तो आखिरी तक सब में अनपेयर्ड है। आखिरी की वो जिंक कैडमियम मरकरी वाली लाइन छोड़ दो तो बेटा बात नहीं करो, सेकंड बेंच कॉर्नर इधर, समझ गए चीज। तो स्कैंडियम से लेके लास्ट सेकंड तक है, अगली लाइन में भी सब में, फिर सब में। तो ट्रांजिशन मेटल होते कितने, 40 होते हैं, 10 × 4, 40 में से सिर्फ 4 ही ऐसे जिनके पास अनपेयर्ड नहीं है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और 112 Cn, ठीक है। बाकी सबके पास अनपेयर्ड है। तो सबके पास अनपेयर्ड है तो अधिकतर कैसे हैं ये सब, पैरामैग्नेटिक। तो भाई लिखा है कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? हाँ देखो, अब ये बोल रहा है ना कि पैरा है, डाई है, ठीक है। तो डाई है तो पेयर्ड है, तो उसका तो म्यू 0 हो गया, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ आएगा ही नहीं ना। क्लियर है? उसका देखो यार, एक स्पिन ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब एक रिंग है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो दोनों एक दूसरे की स्पिन को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ भी मैग्नेटिक, देखो ये होता है ना डाइपोल मूवमेंट अपन ने पढ़ा था, तो डाइपोल में था ना, एक अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो नेट कहाँ आता है, रिजल्टेंट इधर। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो कैंसिल होता था, ठीक है। अगर ऐसे जा रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो नेट आता है ऐसे। क्लियर है? ये चीज समझ में आती है? तो ये चीज यही है कि मान लो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक इस स्पिन में घूमता है ना उल्टा, और दूसरा ऐसा क्यों बनाते हैं कि वो ऐसा घूमता है रिंग में, समझ गए ना। एक रिंग में ऐसे घूम रहा है, एक रिंग में ऐसे घूम रहा है, तो दोनों एक दूसरे की स्पिन को कट कर रहे हैं।
तो स्पिन को कट कर दिया तो उनका कुछ मूवमेंट आएगा ही नहीं ना। और यहाँ मैग्नेट वाली चीज से देख रहे हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं आएगा। डाइपोल में दो पोल वाली चीज से देख रहे थे तो वहां डाइपोल नहीं आ रहा था। क्लियर है? तो ये कैसा होगा, म्यू इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की स्पिन को कट कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये दूसरा है ना, वो ऐसे घूमेगा। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड है। हाँ उल्टा हो गया। हाँ भाई, एक ऐसे और एक ऐसा। ठीक है, तो एक ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों ने एक दूसरे के स्पिन को कट कर दिया है। और ये स्पिन वाली चीजें तुम एटम में जब क्वांटम नंबर पढ़ोगे तो वहाँ चौथा क्वांटम नंबर आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो वहाँ यही चीजें पढ़ी जाती है कि एक डब्बे में जो दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो अपोजिट स्पिन के साथ ही आते हैं। ठीक है, तो वो स्पिन कट हो रहे हैं, इसीलिए इसका म्यू क्या आएगा हमेशा, डायमैग्नेटिक का हमेशा म्यू क्या आता है 0। लेकिन पैरा में तो अनपेड बचे ना, जितने ज्यादा अनपेड वो एक ही डायरेक्शन में घूम रहे होंगे तो उसको एक फिक्स डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे ना, जैसे डाइपोल में था। तो वही चीज यहाँ भी आएगी। तो डाइपोल में तो चलो म्यू कैसे निकालते, Q इंटू डी से। यहाँ पे म्यू कैसे निकालोगे, √n इंटू n+2 से। डाइपोल का म्यू कैसे निकालते हैं, चार्ज इंटू डिस्टेंस है। मैग्नेटिक मोमेंट का म्यू कैसे निकालोगे, ये डाइपोल का है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का है, ये कैसे निकालोगे, √n इंटू n+2। बेटा बात नहीं समझ में आई, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो ये चीजें भी साथ साथ में मार्जिन के ऊपर लिख लिया करो ऐसी कि ये डाइपोल वाली चीजें है, मैग्नेटिक है, दोनों का म्यू अलग है। ठीक है, तो क्या था अपन, हाँ पैरामैग्नेटिक। तो पैरा में अनपेड हैं तो उसका फॉर्मूला जो होता है निकालने का √n इंटू n+2 होता है। और n क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया स्कैंडियम। स्कैंडियम में अनपेड कितना होता है बेटा, एक। ये होता है ना स्कैंडियम, तो एक अनपेड है तो उसका म्यू कैसे लिखूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट √1 इंटू 1+2। तो ये क्या हो जाएगा, √1 इंटू 3। तो √3 रहेगा, √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, इतनी याद रखो। ठीक है, इतनी याद रखो, इतना मल्टीप्लाई कर नहीं पाओगे फिर। क्लियर है? और फिर ऐसे ही मान लो क्रोमियम है। क्रोमियम में अनपेड कितने होते हैं, 6 का तो ठीक है। क्रोमियम के पहले कोई है 5। चलो मैग्नीज का एग्जांपल लेते हैं। क्रोमियम का फिर निकालना पड़ेगा यार। मैग्नीज में कितने, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो तो डब्बे से अपने को पता ही रहता है कि ये दो भरे रहते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो √5 इंटू 5+2। तो ये क्या हो जाएगा, √5 इंटू 7, 7 5 35। 35 का जब अंडर रूट लोगे तो वो आएगा 5.91। ठीक है, इतना है। तो अपने को जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से क्या क्या वैल्यूज आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो तुम सीधा याद कर लेना। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 पॉइंट कुछ आता है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 पॉइंट कुछ आता है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 पॉइंट कुछ आता है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 4 पॉइंट कुछ आता है, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 5 पॉइंट कुछ आता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो अपन ऑप्शन में डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, एलिमेंट देख लिया उसके अनपेड कितने हैं, और फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको दिया है आयरन +2। ठीक है, एग्जांपल में देता हूं। ठीक है बेटा, आयरन +2 का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ क्या आएगा। तो मुझे है ना पहले आयरन का डब्बा बनाना पड़ेगा, ये इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये होता है ना आयरन, 2 निकाले तो 2 यहीं से निकलते हैं ना पहले हमेशा इससे। तो फिर भी इसके पास 4 अनपेड बचे, तो 4 जब भी अनपेड बचेंगे और उसको इस फॉर्मूले में रखोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 4 पॉइंट कुछ। तो वो कुछ क्या है वो मैं लिखवा देता हूं, समझ गए। तो अपन सीधा ऑप्शन में देख लेंगे क्या है, इतना सारा नहीं लिखना है कि √4 इंटू 4+2, फिर उसको सॉल्व करोगे √ आएगा, सॉल्व करोगे 4 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। क्लियर है? तो 5 तक का अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं तो याद कर लेना हो, मतलब अगर बहुत पास में वैल्यूज दी हो तो एग्जैक्ट पूरा याद करना, वरना पॉइंट के बाद कुछ तो आ ही रहा है तो आगे का तो याद ही है। क्लियर है? वो उधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ बेटा मैं ना, उधर वाला फोटो ले लिया था, एक फोटो क्लिक कर लो उस एटमाइजेशन वाले का, ये आना चाहिए उसमें ये क्वेश्चन। ठीक है, एटमाइजेशन वाले का फोटो ले लो जल्दी। ये जो कुछ एग्जाम्पल थे ना
अब उसमें तुमको 6 तक अनपेड आते हैं अपने को 3D सीरीज में, तो मैंने 5 तक के अनपेड लिख दिए हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेड है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। एग्जाम्पल इनके इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता है स्कैंडियम और कॉपर +2 में एक अनपेड रहता है। तो अगर मान लो ये कभी आता है कि जो भी एलिमेंट तुमको दे उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन गिन लेना, जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मान लो 1 आ रहा है तो 1.73 आंसर आएगा, 2 आ रहा है तो 2.8 आंसर आएगा, 3 अनपेड आ रहे हैं तो 3.87, 4 आ रहे हैं तो 4.89 और 5 आ रहे हैं तो 5.91। ये तुमको याद करना है, ठीक है। तो बस डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्यों ही इतना इसमें वैल्यू रखेंगे √n × n+2, जब आना उन्हीं के आगे पॉइंट लगा दो जो वैल्यूज है, तो सबसे सिंपल है ना, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तुमको देखना, और उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल मैंने देख लिए, लिख दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तुम और भी एग्जाम्पल खुद से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसी का। ये समझ में आया ना अभी जो पढ़ाया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन पैरामैग्नेटिक पढ़ लिया। मैग्नेटिक मोमेंट अराइजेस फ्रॉम द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आता है, क्योंकि मान लो अगर एक ही अनपेड रह गया तो स्पिन कैंसिल नहीं होगा ना, एक साइड घूमता रहेगा तो स्पिन बच जाएगा, उस स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। वरना याद करते रह जाओगे मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आ रहा है, वो जो एक अनपेड के स्पिन बच रहे हैं, एक ही साइड घूम रहा है, उस स्पिन की वजह से आ रहा है कि कैंसिल करने वाला कोई सा नहीं है। तो यहाँ कैंसिल करने वाले थे तो μ0, यहाँ नहीं है तो स्पिन आएगा। अब वो निकालते कैसे, इस फॉर्मूले से, √n × n+2, और उसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। ये भी क्वेश्चन आया था कि मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, डी बाय, ठीक है। तो डायपोल की यूनिट होती है डी बाय, इसकी होती है बोर मैग्नेटॉन, याद रखना। तो नया नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, Bm बोर मैग्नेटॉन लिख दिया है। अब देखो अपना एक पहले दूसरा चैप्टर आता था, उसमें से बहुत सारे आते थे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और एक और कोई सा रहता था, 5 होते थे टोटल। तो पैरा और डाई तो अपने को अभी भी आते हैं। एक फेरोमैग्नेटिक का याद कर लेना कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे थे दोनों, वीकली, इकलौता ये है जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। और उसमें तीनों वही जो जिनके एटॉमिक रेडियस सेम होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन को यही 3 एग्जाम्पल है, चौथा नहीं है अपने इसमें, ठीक है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, बस इतना याद रखोगे। और क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ये दोनों कैसे थे, वीकली। कंफ्यूज करने के लिए वो जब 4 ऑप्शन ऐसा देगा ना, वीकली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, वीकली रिपेल्ड, स्ट्रांगली रिपेल्ड, तो फिर वहां सोचने बैठ जाओगे कि वीक था कि स्ट्रांग था। जो अपने सिलेबस में दोनों ही वीक है। ये रिपेल करेंगे क्योंकि 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, सिंगल है तो अट्रैक्ट करेगा, बस ऐसे करके याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये वाला जो टॉपिक है अपना कौन सा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला, ये भी यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद 3 और छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, वो पढ़ा देता हूँ। एक अलॉय बचा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बचा है, और एक कलर प्रॉपर्टी वाला बचा है, ठीक है। ये 3 और फटाफट पढ़ के खत्म करते हैं। बेटा इसका फोटो ले लेना। अपन ने अभी तक कुछ टॉपिक पढ़ लिया। अगला जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। कि बहुत सारे स्पीशीज कलर्ड शो करते हैं ना, या तो आयन के फॉर्म में कलर्ड शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स में कलर्ड शो करते हैं। तो कलर्ड शो क्यों कर रहे हैं ये पढ़ना है। अब अभी तक जितना भी पीरियड इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा, अनपेड के हिसाब से देखा, मेल्टिंग बॉइलिंग तो अनपेड ज़्यादा, मेटलिक बॉन्ड तो अनपेड ज़्यादा, जितने भी चीज़ें अभी इसके पहले क्या पढ़ के आए थे, अनपेड ज़्यादा, जहाँ जहाँ देखा था अनपेड से। तो कलर्ड भी किससे शो होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डाई, सब हर जगह अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, इसमें भी वही आएगा। तो कोई भी चीज़ 3 टाइप से कलर्ड शो करती है, ठीक है। पहला होता है डी ट्रांजिशन, ये मेन टॉपिक है अपना इस पर्टिकुलर पोर्शन का। सेकंड होता है चार्ज ट्रांसफर, तीसरा होता है फाजान्स रूल। मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ क्या होता है, फिर समझा दूंगा, ठीक है। डी ट्रांजिशन, देखो वर्ड से क्लियर है ना बेटा, डी का इलेक्ट्रॉन डी में, देखो पहली चीज तो है कि सुनो, अगर कोई एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल रिंग में घूम रहा है, उसको बाहर से एनर्जी दी, या तो मैंने गर्म किया, या लाइट की जो एनर्जी आई, सनलाइट की कुछ भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो जैसे एनर्जी आएगी, हर एनर्जी में फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स में एनर्जी होती है h न्यू की, कितनी होती है, E बराबर h न्यू, ठीक है। ये मतलब एक लाइट में बहुत सारे फोटोन्स आते हैं, जो लाइट मेरे को दिख रही है ना, आ रही है मेरी आंखों तक, इसमें बहुत सारे फोटोन्स आ रहे हैं एनर्जी के, छोटे छोटे बंडल होते हैं एनर्जी के, दिख नहीं रहे बट होते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी के बंडल आके मान लो इस हाथ पे टकरा है, ठीक है। तो हाथ पे जो एटम है ना, उस एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, उस एटम के इलेक्ट्रॉन को वो इन्यू वाली एनर्जी मिली, वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एनर्जी तो जंप करने लगेगा ना। तो वो जंप, अगर मान लो वो एनर्जी इतनी है
कि अगली रिंग को पकड़ ले वो जंप करके, तो अगली रिंग में पहुंच जाएगा। लेकिन मान लो इतनी नहीं है तो थोड़ा जंप करके वापस वहीं आ जाएगा। तो मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इतनी एनर्जी मिली कि वो शेल चेंज कर लिया, हायर शेल में चलेगा, लेकिन हायर शेल उसकी जगह नहीं थी ना, उसका जगह तो उसकी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट थी। ये एक्साइट करवा के तो मैंने एनर्जी देके पहुंचाया ना उसको हायर स्टेट में। तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद वापस से अपनी रिंग में आएगा, घूम फिर के वापस अपने रिंग में ही आएगा। तो जब ऊपर मतलब हायर एनर्जी लेके जंप किया तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी मिल गई, जंप किया। अब जब वापस उसको ग्राउंड स्टेट में आना है ना, तो उसको एनर्जी रिलीव करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कम एनर्जी में था, यहाँ ज़्यादा। क्योंकि एटम में जब एटम पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाती है ना, एनर्जी का लेवल बढ़ता जाता है, टोटल एनर्जी का। तो मान लो एक लोअर एनर्जी से हायर में जंप कर रहा है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले में पहुँच गया, ऊपर वाली रिंग में। फिर इस वाली रिंग से थोड़ी देर में वो परेशान हो जाएगा, तो वापस से क्या करेगा, अपनी रिंग में आएगा। तो वापस से उसकी रिंग की एनर्जी तो कम है ना, तो उसको जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था वो एनर्जी उसको छोड़नी पड़ेगी, तभी आएगा। इतनी हाई एनर्जी के साथ वो अपने रिंग में नहीं रह सकता। क्लियर है? तो जब वो जंप किया तो एब्जॉर्ब की, वापस जब आया तो वो एनर्जी एमिट कर देता है। तो जो एनर्जी एमिट हो रही है यही होता है लैम्डा, या फिर अपना जो क्या बोलते हैं कलर्ड जो शो हो रहा है ना, वो इसी रीज़न की वजह से होगा। देखो एनर्जी, विबज्योर एक एनर्जी है, किस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रिलीव कर रहा है वो कलर तुमको दिखेगा। समझ में आया? जैसे लाइट है तो लाइट से उसने कुछ एब्जॉर्ब किया होगा, लाइट में 7 कलर है ना, तो 7 में से जो भी उसने एब्जॉर्ब किया होगा, एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा। फिर आते टाइम कोई जो भी उसको एनर्जी रिलीव करनी है उस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ या क्या फ्रीक्वेंसी या जो भी वेव है वो एमिट करेगा एनर्जी। तो जो एनर्जी एमिट कर रहा है वो या तो विबज्योर में से कोई से भी कलर की कर सकता है ना, तो जो भी कलर की एनर्जी एमिट कर रहा है वो मेरे को कलर दिखेगा कि हाँ इसमें ये कलर शो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो ही जंप करते हैं, पहली चीज़ तो याद रखना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी जंप नहीं करते हैं। तो अगर किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जंप करते हैं, और जंप करके जब वापस से अपने रिंग में आते हैं तो कुछ एनर्जी एमिट करते हैं। वो एमिटेड एनर्जी अपने को कोई फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के फॉर्म में दिखती है, और वो विबज्योर में से कोई सा भी कलर हो सकता है। तो एक तो ये रीज़न हुआ, ठीक है। ये हुआ, मैंने बोला शेल चेंज करना, समझ में आया मैंने क्या बोला, शेल चेंज करने की वजह से, ठीक है। सेम रिंग में सेम एनर्जी होती है वैसे बोला जाता है, लेकिन सेम रिंग में मैंने बोला मैं थर्ड रिंग ले ली मैंने, ठीक है। उसमें 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है, लेकिन 3s की एनर्जी तो 3 होती है ना, 3p की 4 होती है, और 3d की एक और बढ़ा दूँ 5, तो तीनों की एनर्जी अलग है ना, एक की कम ज़्यादा ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन इनमें भी तो आपस में जंप कर सकते हैं ना। थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई इसको एक्स्ट्रा कि अगली रिंग तक नहीं पहुंच सकता, खुद की रिंग में तो जंप कर गया है ना। ये चीज़ समझ रहे हो कि बना के बताऊं थोड़ा कुछ, थोड़ा सा बना देता हूँ ना यहाँ, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी मिलेगी तो यहाँ जाएगा एब्जॉर्ब करके, वापिस जब अपने स्टेट में आएगा तो रिलीव करेगा एनर्जी ये कोई वेवलेंथ के फॉर्म में, और वो अपने को विबज्योर के फॉर्म में दिखेगी। तो मैंने बोला कि इतनी नहीं मिली कि उस रिंग तक जाए, बहुत कम एनर्जी मिली उसको। तो ये क्या करता है, खुद की रिंग में ही मान लो मैंने बोला इसमें 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है, और तीनों की एनर्जी बढ़ती जा रही ना। तो हो सकता है 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में जंप किया, 3d में जंप किया, समझ गए थोड़ा थोड़ा कुछ, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये नहीं होगा 3d का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कुछ कुछ थोड़ी चीज़ समझ में आई, ये यहाँ पे गलत होगा क्योंकि 4s का 3d में आता है, वो अभी दिमाग मत लगाओ। बस इन जनरल समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी भी एनर्जी मिले तो यहाँ पे भी तो शिफ्ट कर सकता है ना। अब उसमें s का तो एक ही डब्बा है, p के जो 3 डब्बे होते हैं उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, मतलब उन तीनों की एनर्जी सेम है। तो p के इलेक्ट्रॉन p में आपस में जंप नहीं होंगे क्योंकि सेम है। वो MOT में ज़रूर उसने z की ज़्यादा कर दी, कहीं कहीं x है, वो अलग है, लेकिन इन जनरल हमेशा अपन ये पढ़ते हैं कि p जनरेट होता है, p में px इक्वल टू py इक्वल टू pz होता है एनर्जी के मैटर में, ठीक है। जब d ब्लॉक पढ़ते हैं तो d के जो 5 डब्बे होते हैं उनमें से 3 की एनर्जी सेम होती है और 2 की ज़्यादा होती है। तो d के डब्बे 2 पार्ट में टूटते हैं बताया था, 3 डब्बे अलग रह जाते हैं जिनका नाम है d x y y z z x, और 2 जो हैं x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर वाला, ये 2 डब्बे अलग रह जाते हैं हाई एनर्जी के साथ। तो 2 डब्बे कैसे होते हैं, हाई एनर्जी, और 2 डब्बे तो उसको क्या बोलते हैं, EG, 2 वर्ड आ रहे हैं ना, 2 लेटर। तो EG वाले हाई एनर्जी वाले होते हैं 2 डब्बे,
और T2G, 3 चीज़ है ना, T2G, 3 है तो 3 डब्बे वाले लोअर एनर्जी वाले रहते हैं। तो 3 डब्बे लोअर एनर्जी में जो D के 5 है वो 2 में बढ़ जाते हैं, जैसे कोई एनर्जी आई 2 में बढ़ गए, हायर वाले 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, लोअर वाले 3 नीचे पहुंच जाएंगे। इसमें देखो D के 5 थे, हायर वाले 2 ऊपर, लोअर वाले 3 नीचे। क्लियर है इतना? अब मान लो मैंने बोला कोई D के इलेक्ट्रॉन थे कि पहले इसमें भरा था, इसको ऐसे मान लेता हूं मैं कि ऐसे भरे थे वो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर एनर्जी मिली तो इन 2 डब्बों की एनर्जी ज़्यादा है ना इन 3 से, तो थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो डब्बा तो चेंज कर सकता है ना, हाई एनर्जी वाले डब्बे में जाएगा अगर थोड़ी भी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की कहीं से। समझ में आया सभी को? देखो बहुत एनर्जी मिल गई तो रिंग ही चेंज कर देगा, थोड़ी सी कम मिली तो खुद के पास वाले जो भी सबसे नियरेस्ट हाई एनर्जी वाला दिखेगा वहाँ जाएगा ना। और अगर कोई D का इलेक्ट्रॉन है तो D में तो खुद ही उन डब्बों में ही एनर्जी अलग अलग होती है ना, 2 की एनर्जी ज़्यादा, 3 की कम, तो ये 3 के इलेक्ट्रॉन जंप करके 2 वाले में पहुंच जाएंगे थोड़ी सी भी एनर्जी आई तो ये क्या होता है, मान लो अगर ऐसा था कि ऐसा है तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करके कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे, और जो वापस से एमिट करेगा वहाँ रह नहीं पाएगा वो ज़्यादा देर, वापस उसको आना पड़ेगा अपनी जगह। तो जब वापस से आता है ना तो रिलीज करता है एनर्जी, तो जो रिलीव्ड एनर्जी वो वेवलेंथ के फॉर्म में रहती है और वही वेवलेंथ विबज्योर के फॉर्म में दिखेगी, जो भी कलर की वेवलेंथ वो एमिट कर रहा होगा। इतना समझ में आया? तो D का D में ट्रांजिशन हो रहा है ना, ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो D का इलेक्ट्रॉन D में ही जा रहा है, रिंग चेंज नहीं की, तो इसको क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। तो DD ट्रांजिशन की वजह से मेरे को कलर दिख रहा है ना, तो पहला कलर दिखने का रीजन क्या हो सकता है, DD ट्रांजिशन। और D का D में ही क्यों जा रहा है समझ गए ना, क्योंकि ये हाई एनर्जी वाले होते हैं बेटा और ये लो एनर्जी। क्लियर है? तो पहला रीजन होता है अपना DD ट्रांजिशन, ठीक है। दूसरा एक आता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। मान लो अगर कि D में अनपेड है ही नहीं तो क्या ही जंप करेगा, सारे डब्बे खाली है, कोई ऑप्शन नहीं है ना इलेक्ट्रॉन जंप करने का। ये चीज समझ में आई? तो या फिर अगर सारे ही पेयर्ड हैं, पूरे 10 के 10 भरे हैं, तो भी जगह नहीं है, एक डब्बे में 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, तो क्या ही जंप करेगा। तो 2 ऑप्शन होते हैं अपने पास। चार्ज ट्रांसफर कब कब होता है, जब या तो पूरे ही डब्बे भरे, ठीक है, या फिर पूरे ही खाली हैं। क्लियर? जैसे स्कैंडियम +3, चलो वो चीज़ हटाओ, रुको, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको ऐसे देखते हैं कि मान लो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, D में कहीं भी अनपेड है, तो वो DD ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करेगा। और अगर D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना तो वो कलर शो नहीं करेगा। अगर एक सिंगल एटम है तो, कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपाउंड में चीज़ें चेंज होगी, इसीलिए अगर एक सिंगल एटम है, ठीक है, इधर देखो, सुनो, एक है K2Cr2O7 है, जो भी है, ये नहीं है K2Cr2 जहाँ भी है, चलो KMnO4 ले लिया मैंने, ठीक है। एक है KMnO4, एक है सिर्फ मैंगनीज, समझ गए? एक मैंने बोला मैंगनीज +7 है, अकेला क्या है, मैंगनीज +7। एक है KMnO4, इसमें भी मैंगनीज +7 है, समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो KMnO4 में भी मैंगनीज +7 है और अकेला मैंगनीज का एटम लूँगा और उसमें से 7 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो मैंगनीज +7 है। तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है नहीं ना, तो इसके भी D के 0 है अभी, क्योंकि मैंगनीज +7 तो S के दोनों निकल गए, D के 5 निकल गए, तो ये सिर्फ जो Mn+7 है ये कलरलेस है क्योंकि इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन है नहीं। लेकिन ये जो K2Cr2O7 है, KMnO4 जो है, इसमें जो मैंगनीज +7 आ रहा है, इसमें जब तुम पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये जो साइड वाले हैं ना उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो Mn+7 ने अपने डब्बे खाली कर लिए और ये क्या कर रहा है, जो दूसरे इसको लोन पेयर दे रहे हैं उनसे तो ले रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं ना कहीं से आए, तो ये चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं इसको। ये खुद के कुछ नहीं थे, सामने वाले ने जब डोनेट किए पूरे, तो इसको बोला चार्ज ट्रांसफर। तो जब पूरे डब्बे खाली है और सामने से कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए है तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर दिखेगा। अगर एक सिंगल एटम है और सारे खाली हैं तो कलरलेस, और सिंगल एटम है और उसमें एक भी अनपेड बच गया तो DD ट्रांजिशन। क्लियर हुआ कुछ कुछ? ठीक है। और एक होता है फाजान्स रूल, जितना ज़्यादा कोई कोवेलेंट होगा उतना ही, या देखो फाजान्स रूल क्या बोलता है, पोलराइजेशन होता है, पढ़ा था अपन ने,
पोलराइजेशन में जितना ज़्यादा छोटा कैटायन जितना बड़ा एनायन, ये कंडीशन, छोटा सा कैटायन बड़ा सा एनायन, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट चीज देखते हैं। क्लियर? ठीक है, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसी चीज़ का, उतना ही ज़्यादा डार्क कलर, ये पढ़ा था। ठीक है, कलर का नाम नहीं बता पा रहे थे, बस ये बता पा रहे थे कि डार्क है या लाइट है, ये मैंने वहाँ बोला था। कलर का नाम तुमको रटना ही पड़ेगा, लेकिन ये पता चल जाता है कि डार्क कलर होगा या लाइट होगा। तो फाजान्स रूल से भी कलर बता सकता था मैं थोड़ा थोड़ा, कि जो जितना ज़्यादा कोवेलेंट होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन, उतना डार्क कलर। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम ये कब वैलिड होगा? जब ये बड़े बड़े कंपाउंड आएंगे पूरे पूरे, तो उनमें सेंट्रल एटम के पास तो जीरो, मतलब खाली हो जाते हैं डब्बे, लेकिन ये साइड वाले, ये ऑक्सीजन इसको देगा मैंगनीज को, ये ऑक्सीजन इस वैनेडियम को देगा, ये ऑक्सीजन इस क्रोमियम को देगा एज ए लिगेंड जैसे काम करके, ये ऑक्सीजन इस क्रोमियम को देगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हो रहे हो तो बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। लेकिन अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है और खुद ही डी के इलेक्ट्रॉन डी में ही जंप कर रहे हैं इधर उधर, तो डी डी ट्रांजिशन। समझ में आया? चाहे कलर वाला पोर्शन है क्या? बस इसी की थ्योरी छाप रखी मैंने, समझाने वाला पोर्शन इतना ही था। ठीक है, अब थ्योरी पढ़ ले। ठीक है, चलो देखो, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन 3 रीजन से हो सकता है: डीडी ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, फाजान्स रूल। पहला पढ़ रहे हैं डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, एटलीस्ट 1 वेकेंट ऑर्बिटल, या तो एक खाली डब्बा या फिर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। एक अनपेड होगा और एक खाली डब्बा होगा तो ही चीजें ट्रांसफर होगी ना। मान लो सब भरा है, सिर्फ एक अनपेड बचा है, तो जाएगा कहाँ वो? एक खाली डब्बा भी होना चाहिए, एक अनपेड भी होना चाहिए, ताकि वो एक अनपेड खाली डब्बे में जाए। अगर मान लो सिर्फ खाली डब्बा है तो भी कोई काम का नहीं है, सिर्फ अनपेड है और बाकी सारे डब्बे भरे हैं, तो वो अनपेड क्या करेगा? कहीं जगह ही नहीं है तो कहाँ जंप होगा? समझ गए ना? मान लो ये इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं, पूरे भरे पूरे भरे पूरे भरे, इसमें एक अनपेड खाली है, तो वो अनपेड यहाँ जा ही नहीं सकता ना, जब सारे डब्बे भरे हैं। तो कंडीशन क्या है? एक खाली डब्बा भी होना चाहिए, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो एटलीस्ट 1 वैकेंट ऑर्बिटल, एंड लिखा है और नहीं लिखा है, याद रखना है। ठीक है, तो एक खाली डब्बा भी होना चाहिए, एक अनपेड भी होना चाहिए, ताकि ट्रांसफर हो। अगर ये नहीं है, ये भरा है, तो क्यों ट्रांसफर करेगा? समझ गए? या फिर वो नहीं है तो ट्रांसफर करेगा कौन? क्लियर है? तो पेड वाले तो जाएंगे नहीं, अनपेड वाले जाते हैं, तो दोनों कंडीशन जरूरी है, इसलिए एंड वाले वर्ड पे गोला मार्क कर लेना। ठीक है, दोनों चीजें जरूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज नीडेड। D1 से D9 में अनपेड होते हैं, पता है मुझे, ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, तो इनमें डी ट्रांजिशन हो सकता है क्योंकि अनपेड है। D0 D10 में नहीं है ना, तो इनमें कौन सी पॉसिबिलिटी आ जाती है? चार्ज ट्रांसफर वाली, क्योंकि या तो डब्बे पूरे ही भरे या पूरे ही खाली हैं, तो अनपेड तो बचे नहीं ना। अनपेड होता तो DD होता, अनपेड नहीं है, पूरा खाली है पूरा भरा है, तो ये पॉसिबिलिटी आएगी फिर। क्लियर है? तो ये चार्ज ट्रांसफर में लिख लेना बाद में। डी के 5 होते हैं, ये मैंने मन से दिए हैं, 2 है ना, कोई एग्जाम्पल नहीं है, मन से दे सीधे। तो ये जब 2 पार्ट में टूटता है तो 3 अलग हो जाते हैं, T2G T2G, 2 अलग हो जाते हैं तो EG। ये एग्जाम्पल वाला EG नहीं है, EG अलग है। ठीक है, और इनके बीच का एक एनर्जी गैप होता है, वो सब कोऑर्डिनेशन में आता है बहुत अच्छे से। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आती है, VBT का एक्सटेंडेड पार्ट। ठीक है, वो वहाँ पढ़ लेंगे। तो ये जो 2 डब्बे हाई एनर्जी, ये लो एनर्जी, जैसे ये डब्बा कुछ एनर्जी मिली, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिली, तो ये क्या करता है? इस डब्बे में आ गया, स्प्लिट होके ऊपर वाले में चले गया, मतलब इसका ये सारे इधर। नींद आ रही है तुम लोगों को? ऐसे बेहोश पड़े आधे अधूरे। थोड़ा सा है, 5 मिनट का, पढ़ लो। ठीक है, पानी पी लो, फटाफट पानी पी लो। जिनको नींद आ रही थी, पता है मेरे को किस किस को आ रही थी, सभी। ठीक है, दिखता है यहाँ से। जल्दी। चलो इधर, ये डी के डब्बे बटे, तो अनपेड है तो कौन सा होगा? DD। तो D से D में जा रहा है तो DD ट्रांजिशन है, खत्म। अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर्ड होगा, और मान लो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सिंगल एटम में, स्कैंडियम +3 सिंगल एटम है, एक भी अनपेड नहीं है, जिंक +2 सारे ही पेयर्ड हो गए, तो इसमें वो वाली कंडीशन नहीं मिल रही ना अपने को। तो इनमें क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 अनपेड है तो कलरलेस। इसमें भी अनपेड नहीं है, डी के सारे भरे हैं, एफ का पूरा डब्बा खाली है। इसमें तो सारे ही डब्बे खाली हो गए, कुछ है ही नहीं, तो दोनों में अनपेड नहीं है ना, तो अनपेड नहीं है तो कलरलेस।
सिंगल एटम है तो। अगर लेकिन यही किसी ऑक्सीजन के साथ आता है, ऑक्साइड के साथ, तो वो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता। क्लियर है? पता नहीं कितना आ रहा है तुम लोगों को। ये ई न्यू एनर्जी दी है ना, एब्जॉर्ब क्या करता है, एनर्जी जो होती है ना ई बराबर एच न्यू, वो एब्जॉर्ब होती है, वो लिखा है ये। ठीक है, इधर व्हेन डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड कंपाउंड इज कलरलेस, या तो पूरे ही भरा है पूरे ही खाली है, दोनों चीजें ना, तो कलरलेस। ये जो आता है CSFT बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ये आएगा तुमको। हाँ CSFT जो भी बोलते हैं। VBT का एक्सटेंडेड पार्ट होता है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं कि डी दो में क्यों बट रहा है तो उनके बीच की एनर्जी कितनी है, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आएगा। बस यहाँ याद रख लो ऐसा होता है कि डी स्प्लिट होता है। क्लियर है? तो डी और क्यों होता है उसका रीजन था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू टू सेट, दो सेट में बढ़ता है। पहला होता है EG, एग्जाम्पल नहीं है वो, EG अलग है। EG में कौन कौन से डी के दो डब्बे आते हैं, x2 y2 और z2, हाई एनर्जी वाले होते हैं। और T2G, इसमें कौन से आते हैं, XY YZ ZX, लो एनर्जी वाले होते हैं। ठीक है, द ऑब्जर्व कलर ऑफ द सब्सटेंस इज ऑलवेज द, हाँ एक ये चीज़ है कि जो भी ऑब्जर्व कलर हो, देखो मैंने बोला कि पेड़ हरा दिखता है, तो हरा क्यों दिखता है, अरे गधों सुनो, फिजिक्स वाले उससे कि सनलाइट आई, सनलाइट पूरी विब्जोर है, वाइट लाइट है ना, तो पत्ती ने पूरी वाइट लाइट एब्जॉर्ब की, उसने सारी एब्जॉर्ब कर ली ग्रीन को छोड़ के, और ग्रीन रिफ्लेक्ट की, तो जो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी तुम्हारी आंख पे गिर रही होगी, तुमको वो दिखेगी। ठीक है, तो ये होता है। तो कौन सा कलर दिखेगा, अरे पत्ती वो ठीक है, बट जो एब्जॉर्ब हो गया वो नहीं दिखेगा, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो दिखता है। तो इसको ये बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, कि जो एब्जॉर्ब किया है उसको जस्ट अपोजिट वाला कलर दिखेगा। ये नहीं कि ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया तो ब्लू रिलीज होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो भी अपोजिट में होगा। तो उस चीज़ को एक साइंटिस्ट था मुंशेलविल, उसने बताया था कि कैसे बताओगे कि कौन सा एब्जॉर्ब हो रहा है तो कौन सा रिलीज होगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा था, विब्जोर पूरा होता है ना अपना VIBGYOR, तो आई का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ वो लिखा है आई, लेकिन तुम भी लिख के कट करोगे। देखो अगर आई नहीं लिखता तो फिर कंफ्यूजन होती कि इसको याद कैसे करूं, तो मैंने एक गोला बना दिया VIBGYOR और आई को कट कर दिया। तो वायलेट एब्जॉर्ब होगी तो येलो रिलीज होगी, येलो एब्जॉर्ब होगी तो वायलेट रिलीज होगी, रेड एब्जॉर्ब तो ग्रीन रिलीज, ग्रीन एब्जॉर्ब तो रेड रिलीज, ब्लू ऑरेंज, ऑरेंज ब्लू। क्लियर है? तो अगर तुमको कलर देता है कि मान लो कोई ब्लू और ब्लू वेवलेंथ का लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो कौन सा कलर शो करेगा, तो मुंशेलविल से निकलता है आंसर। क्लियर है? और इसको ऐसे ही बनाना VIBGYOR, ठीक है, तो आ जाएगा। और एक दो बार बना दो तो हाथ की प्रैक्टिस हो जाती तो आ जाता है। ठीक है, द ऑब्जर्व कलर जो दिख रहा है ऑफ द सब्सटेंस इज ऑलवेज द कॉम्प्लीमेंट्री, अपोजिट होगा ना, सेम नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द कलर विच इज ऑब्जर्व, जो दिख रहा है उसका उल्टा दिखेगा, मतलब एब्जॉर्ब हुआ होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर किसने दिया था, मुंशेल, कलर व्हील से बोलते हैं, व्हील बना दिया। इन कलर क्या होगा वो कुछ तो याद ही करने हैं। क्रोमियम +3 का कलर वॉयलेट होता है, Fe+3 का येलो, +2 का ग्रीन, कॉपर +2 का ब्लू, याद करना है। ये आता है कभी डायरेक्टली पूछता है कॉपर +2 का कलर क्या होगा, तो ब्लू। क्लियर? लेकिन अगर ऐसा देता है कि ये लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो रिफ्लेक्ट कौन सी होगी, तो वो इससे आता है। लेकिन डायरेक्टली पूछ रहा है विच व्हाट इज द कलर ऑफ Fe+2, तो याद ही होना चाहिए फिर। क्लियर है? ठीक है, अगला देखो, यहाँ पे ये वाली चीज खत्म हुई अपनी dt ट्रांजिशन। अब चार्ज ट्रांसफर वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम बता दिया, इसमें क्या कंडीशन है, सेंट्रल मेटल हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पूरा कंपाउंड में वैलिड होती है पहली बात तो ये चीज, सिंगल एटम के लिए वैलिड नहीं है। किसके लिए? कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रल मेटल के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेंट्रल मेटल है तो साइड एटम भी होंगे ही ना, तभी उसको सेंट्रल बोल रहा हूँ, अकेले को सेंट्रल कभी नहीं बोलता। तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि कंपाउंड होगा। सेंट्रल मेटल है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट लिगेंड, लिगेंड क्या होते हैं, जो साइड में लगे होते हैं। ये अपने लिखा था ना K4Fe6, ये ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लिगेंड। ये होता है सेंट्रल मेटल, और ये आयनिक स्फीयर होता है, वो जब पढ़ते हो तो। ठीक है,
तो सेंट्रल मेटल ये होता है, लिगेंड ये होता है। तो बोल रहा है कि सेंट्रल मेटल के पास 0 हो जाने चाहिए, ठीक है। और लिगेंड इनको देता है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स से बना के बताया पहले भी स्ट्रक्चर, ठीक है, बनवा रखे हैं लेक्चर्स में। तो सेंट्रल मेटल है नॉन पेड इलेक्ट्रॉन, बट लिगेंड गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल एटम, तो उसको क्या बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। इससे भी कलर आते हैं, ठीक है। ये LMCT MLCT जो लिखे हैं, देखो या तो सेंट्रल मेटल लिगेंड को दे रहा है या लिगेंड सेंट्रल मेटल को दे रहा है। मोस्ट ऑफ द जो अपने सिलेबस में है ना, लिगेंड ही हमेशा सेंट्रल मेटल को देता है इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेशन में सब में तो यही करते हैं कि साइड एटम जो है वो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, कभी ये नहीं देखा कि सेंट्रल वाला साइड को दे रहा है। क्लियर है? तो दो लिगेंड टू मेटल ये है अपने कोर्स में, समझ गया ना। ऐसे और भी अलग अलग वैरायटी है, ठीक है, लेकिन वो अपने काम की है ही नहीं, अपने काम का बस ये है, लिगेंड से मेटल पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल पे। क्लियर है? तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लेकिन ऐसा भी होता है बहुत बार, कभी कभी कुछ एग्जांपल में मेटल टू लिगेंड भी जाते हैं, तो चार्ज तो उसमें भी ट्रांसफर होगा ना, बस इलेक्ट्रॉन चाहे इधर से इधर जाए चाहे इधर से इधर जाए, चार्ज तो ट्रांसफर होगा। तो होती दोनों, बट अपने सिलेबस वाला LMCT है, लिगेंड टू मेटल। क्लियर है? ठीक है। अब ये बोल रहा है ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं, ऑक्सी एसिड्स किसके, ये जो एग्जांपल लिखे हैं, इन ऑक्सी एसिड किसके, ट्रांजिशन मेटल के। फॉर एग्जांपल KMnO4 और K2Cr2O7, यही अगले 2 कंपाउंड है जो अपने को इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, तो इसी का बार बार एग्जांपल लिया जाता है। K2Cr2O7, KMnO4। या मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, क्रोमियम में +6, निकालोगे आ जाएगी, ठीक है, सिखा रखा है ये। तो देयर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, दिख गया ना। मैंगनीज से 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 0 हो गए, क्रोमियम से 6 निकाल दिए तो 0 हो गए। तो सेंट्रल मेटल पे एक भी अनपेड नहीं है, बट दे आर डीप इन कलर, फिर भी वो कलर शो कर रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या दिया है कि साइड के जो ऑक्सीजन है ये, क्योंकि ये तो आयनिक वाला पार्ट हट जाएगा, के हट जाएगा, के हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, MnO4 माइनस, ये क्या बन जाएगा, Cr2O7 -2, 2 हटेंगे तो 2 माइनस आएंगे। तो ये जो लिखे हैं MnO4 माइनस और Cr2O7 -2, तो ये बिना आयनिक के लिखे हैं मैंने, ठीक है, क्योंकि ये हो गया। तो ये बोल रहा है कि फिर भी कलर शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना साइड वाले, ये सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसकी वजह से कलर आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। देयर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल बट दे आर डीप इन कलर, कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब वो कलर क्यों आ रहा है, चार्ज ट्रांसफर बता दिए बार बार। VO2+ का येलो होता है, ये कंपाउंड ही है सारे ना। Cr2O4 -2 का डीप येलो, MnO4- का पर्पल, और ये तो अपन को एटलीस्ट ये 2 तो याद होने चाहिए बेटा, पर्पल और ऑरेंज, बाकी 2 याद होना हो, ये आएंगे अगले वाले टॉपिक में, ठीक है। पर्पल कलर और ऑरेंज कलर, तो ये कलर शो क्यों करते हैं पूछता है वो। वहाँ भी क्वेश्चन आता है K2Cr2O7 और KMnO4 में कि K2Cr2O7 पर्पल कलर क्यों शो कर रहा है, 4 ऑप्शन दे देगा, तुमको पता होना चाहिए चार्ज ट्रांसफर की वजह से। क्लियर है? ये दोनों और ये दोनों भी बड़ो याद नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया इतना। चलो तो क्या था, हेडिंग नहीं डाली ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड या कलर्ड आयंस, ठीक है, जितना लिखाया है इसके बाद। अच्छा एक चीज और, फाजान्स रूल, ठीक है। फाजान्स रूल में क्या है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन, ठीक है, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ज्यादा डार्क कलर कोई भी कंपाउंड का, ये अपन ने देखा था। क्लियर है ना? AgCl, AgBr, AgI, AgF, उस कलर में देखा था कि Ag तो सब में सेम है, एनायन का साइज जिसमें जितना बड़ा वो उतना ज्यादा पोलराइज, तो AgI है ना, AgI सबसे बड़ा था तो सबसे ज्यादा डार्क कलर AgI का है, तो ऐसे अपन बता सकते हैं। तो फाजान्स रूल से भी कलर शो करते हैं, तो ये तीनों चीजें हो गई है कंप्लीट, ठीक है। चलो इसके बाद 2 और छोटे छोटे से टॉपिक बचे अपने, अलॉय फॉर्मेशन और इंटरस्टिशियल कंपाउंड, वो अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। चलो बहुत देर पढ़ लिया आज वैसे भी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड। चलो तो आखिरी के 2 छोटे छोटे से टॉपिक बचे थे अपने, एक था इंटरस्टिशियल कंपाउंड और सेकंड है अलॉय फॉर्मेशन। दोनों थोड़े थोड़े सेम है, दोनों में हो क्या रहा है, अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, DNF ब्लॉक। तो DNF ब्लॉक के जो भी मेटल या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके साथ 2 टाइप की चीजें मिक्स हो रही है। अगर बहुत छोटे छोटे एटम मिक्स होंगे तो बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और उन्हीं की साइज के बराबर के मिक्स होंगे तो बोलते हैं अलॉय। कुछ समझ में आया? ठीक है, नहीं आया गधे। इधर ये अगर डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, ठीक है, अगर इस डी ब्लॉक वाले के साथ कोई बहुत छोटा सा एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, तो क्या बोल दूंगा मैं, इंटरस्टिशियल।
लेकिन इसके साथ अगर इससे सिमिलर कोई साइज का आ रहा है तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, अलॉय। समझ में आया कि डी ब्लॉक के साथ अगर कोई छोटा सा एलिमेंट आया है, मतलब उसमें प्लस करके, समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लो अगर डी ब्लॉक में आयरन था, तो आयरन के साथ अगर बहुत छोटे एलिमेंट, बहुत छोटे में सिर्फ 4 ही हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और बैकनॉफ में से BCN, क्लियर है। तो हाइड्रोजन BCN अगर ये 4 आते हैं कोई भी डी ब्लॉक के साथ मिक्स होके, तो क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल, ठीक है। और अगर मान लो डी ब्लॉक के साथ में इनके अलावा कोई से आते हैं जो थोड़े बड़े साइज में, ठीक है, जैसे कि टिन, ऊपर से नीचे आते बड़ा है ना साइज, ठीक है, तो टिन आ गया, लेड हो गया, ये सब अगर मिक्स होते हैं, ये जैसे कॉपर डी ब्लॉक का है, जिंक डी ब्लॉक का है, लेकिन उसके साथ टिन मिक्स हो गया थोड़ा, तो जब डी ब्लॉक के साथ बड़े वाले साइज के एलिमेंट मिक्स होंगे या उनसे सिमिलर तो बोल देते हैं अलॉय, क्लियर है। अब देखो कोई भी चीज 3D में जब देखते हैं तो 3D में ऐसा होगा ना, क्यूब देखा है ना रूबिक्स वाला, ठीक है, तो रूबिक्स क्यूब में बहुत सारे मतलब 8 कोने होते हैं, ऊपर 4 और नीचे 4 कोने, ठीक है, फिर बीच में भी छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो स्क्वायर के, तो उसको एकदम ट्रांसपेरेंट तुम समझ लो, बस तुमको बॉर्डर्स दिख रही है, इमेजिन कर लोगे, ठीक है, सिर्फ बॉर्डर्स दिख रही हो प्लस वाली बहुत सारी, और फिर कलर गायब है। तो हर जो कोना है, हर कोने पे कुछ ना कुछ डी ब्लॉक का एलिमेंट लगा है, ठीक है, लेकिन बीच में जो स्क्वायर के गैप है ना, उन गैप में छोटे छोटे से कोने में कहीं कहीं H, B, C या N लगा है, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम में बना के बता देता हूँ शायद, क्या 3D बना है अपना, ठीक है। तो ये एक रूबिक्स क्यूब है, ठीक है, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जो मेन ये इसके डॉट्स है ना, यहाँ पे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट ही रखें ये, ठीक है, हर कोने पे क्या रखें, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, या तो आयरन है या कॉपर है या कुछ भी है, ठीक है। लेकिन बीच बीच में जो जगह है वहाँ मान लो बहुत छोटे छोटे से कुछ 4-5 एलिमेंट रखें, कहीं बीच में आ गए, समझ गए। तो ये जो छोटे छोटे से एलिमेंट है ये क्या है, कि या तो कार्बन होगा या बोरॉन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, ठीक है। और वर्ड है ना इंटरस्टिशियल, मतलब बीच में आ रहे हैं उनके, ठीक है। देखो अगर सेम साइज के होते तो उसको रिप्लेस करेंगे, लेकिन अगर छोटी साइज के हो तो उनके बीच में आ सकते हैं ना। तो इंटरस्टिशियल में वर्ड से समझ में आ रहा है कि इंटर मतलब बीच में आ रहे हैं, मतलब पक्का है कि नॉर्मल जो इसके एटम होंगे उनसे छोटा ही साइज होगा तभी बीच में आ रहे हैं। बराबर साइज का होता तो बीच में नहीं आ पाएंगे ना 2 एटम के, उसको धक्का देके रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अलॉय में ये चीज होती है कि बराबर साइज के होते तो रिप्लेस करता है, और इसमें क्या है, जगह है तो बीच में आता है। तो यही जब एक सॉलिड स्टेट करके एक चैप्टर होता था उसमें अपन पढ़ते थे शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी में था कि रिप्लेस करता था और फ्रैंकल में बीच में कहीं आता था। क्योंकि हाँ, इसको मैंने ऐसे याद रखा था कि फुटबॉल में शॉट्स लेते ना, तो फुटबॉल एक जगह से रिप्लेस हो गई तो एटम गायब हो जाएगा यहाँ से ओरिजिनल वाला, तो वो है शॉर्टकी। और फ्रैंकल में था कि बीच में आ रहा है गैप में, बाकी नॉर्मल उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो वो चीज़ वहाँ भी ऐसी आती थी। तो थोड़ा थोड़ा इसको सिमिलर अपन बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर से, ठीक है। इन दोनों को इसमें रिप्लेस कर रहा है, इसमें बीच में आ रहा है। क्लियर है? थोड़ा अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आ रहा होगा, ठीक है। नए वालों के लिए तो एकदम नया है, कोई बात नहीं। चलो, तो ये जो समझ में आई, इंटरस्टिशियल मतलब एटम्स के बीच में चीज़ें आ रही है। और ये कर क्या रहा है, देखो अब मान लो इनके बीच में पहले क्या थी, एयर होगी ना, खाली गैप थी, उनके बीच में मैंने कोई सा भी मेटल या कोई भी एलिमेंट रख दिया तो उसको स्ट्रेंथ मिलेगी ना, और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा ही मजबूत होगा ना। ये ब्लू कलर का पहले डब्बा था, बीच में मैंने कोने कोने पे ऐसे बहुत सारे ब्लैक 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 H, B, C या N कुछ भी लगा दी है, तो ये उसको और मजबूती दे रहा है ना। ये चीज़ समझ गया ना। तो और ज़्यादा इनसे क्या मेल्टिंग बॉइलिंग ज़्यादा होगा, नेचर में हार्ड होगा इनसे नॉर्मल से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आयरन था तो आयरन में अगर मैं कार्बन मिला दूं तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा ना। तो बस वही बोल रहा है, ठीक है। अब यही सारे उसमें इंग्लिश में पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंटरस्टिशियल आ रहे हैं ना, ये नॉन स्टोइकियोमेट्री में वर्ड आ रहा है, उसका मतलब देखो ये कि एक एटम के बदले अगर एक आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। स्टोइकियोमेट्री वर्ड का मतलब होता है जो भी एलिमेंट के आगे अपन लिखते हैं, 1 CO2 मतलब उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, 2 CO2 मतलब 2 है, ठीक है।
CO2 में एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो इनकी स्टोइकियोमेट्री है 1:2 के हिसाब से। यहाँ पे वो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से नहीं आते हैं कि ये एक आएगा तो इसके साथ 2 आने ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर है? नहीं आया? जैसे मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल CO2, ठीक है, CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये जो फिक्स रेशियो आ रहा है ना कि हाँ एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन आएंगे तभी CO2 बनेगा, इसको बोला अपने स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है? या फिर N2+3H2 दैट विल गिव 2NH3, वो जो था हाँ N2+3H2 दैट विल गिव 2NH3, हेबर्स प्रोसेस। तो इसमें क्या है, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिक्स होगा मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होगा तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनेंगे, फिक्स है वो चीज़। तो ये उसकी स्टोइकियोमेट्री है ना कि 1 और 3 और 2। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से नहीं आ रहे हैं कि आयरन के इतने एटम है तो उसके हिसाब से ही कार्बन आएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्लियर है? वो रैंडमली आ रहे हैं बस। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो अब बस सारे पॉइंट्स हो गए, अब इसको पढ़ लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, इसके आगे लिखना हो खुद से तो लिख लेना, डी ब्लॉक ही पढ़ रहे हैं तो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विद द एलिमेंट सच एज HbCN, ये 4 ही होते हैं, इनके अलावा 5वां नहीं है, याद रखना है। तो बैकनॉफ का BCN है और हाइड्रोजन है, उसको H2 कर लो बस। ये तो डी ब्लॉक के एलिमेंट अगर हाइड्रोजन H2 B C और N इनके साथ अगर मिक्स होते हैं तो क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। जैसे वेनेडियम डी ब्लॉक का है, वेनेडियम जब हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो रहा है तो ऐसा नहीं ना एक वेनेडियम एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो रहा है, समझ में आया? ठीक है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितना आ रहा है 0.56, तो ये तो कोई फिक्स नंबर ही नहीं है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। टाइटेनियम डी ब्लॉक का है, उसके साथ हाइड्रोजन कितना आ रहा है 1.17, तो ये तो ऐसा थोड़ी कि हाइड्रोजन को मैं आधा तोड़ के रख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं, या तो हाइड्रोजन पूरा ही होगा या तो एक पूरा आएगा और 2 आए तो 2 गिनूंगा। 1.17 क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि हाइड्रोजन आधा आ रहा है, आधा एटम आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, कि इसमें एग्जैक्ट मतलब मेजर नहीं कर पाओगे कि एक के साथ कितना हाइड्रोजन है क्या है। तो ये जब भी ऐसे पॉइंट वाले दिखे ना समझ जाना इंटरस्टिशियल है। ठीक है, Fe3C ये भी इंटरस्टिशियल में, कि आयरन कौन सा अपना डी ब्लॉक का है और कार्बन बताया ना, इनमें से कोई सा भी एक आ जाएगा तो इंटरस्टिशियल हो गया। क्रोमियम डी ब्लॉक का, उसके साथ कार्बन आ गया, तो जब भी डी ब्लॉक के साथ H B C या N में से कुछ आते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्लियर? अगला, अब देखो इनके साइज छोटे होने चाहिए ना, तभी तो वहां बीच में आ पाएंगे। तो दी स्मॉल एटम्स ऑफ दिस नॉन मेटेलिक, ये नॉन मेटल है चारों, और स्मॉल साइज होने चाहिए, तो स्मॉल एटम्स ऑफ दिस नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स गेट ट्रैप्ड इन द वेकेंट स्पेस। ये खाली जगह थी ना, बीच में बताया था वैक्यूम था, खाली जगह, वैक्यूम तो नहीं बोला, खाली जगह एयर भरी थी, तो वहां पे आ गए ना, तो ये बोल रहा है कि गेट ट्रैप्ड इन द वेकेंट स्पेस ऑफ द लेटाइस, इसके लेटाइस में खाली जगह में ये चीजें ट्रैप हो गई है। ठीक है, कौन सा ट्रांजिशन है, मान लो पूरा आयरन का टुकड़ा था तो आयरन का एक लेटाइस बना होगा, तो आयरन के लेटाइस में जो बीच बीच में खाली जगह थी वहां ये कुछ इनमें से कोई सा भी एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, सॉरी हाँ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्लियर है? सेकंड पॉइंट समझ में आया सभी को? ठीक है, जनरली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आता है क्वेश्चन। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वर्ड समझ गए? ठीक है, तो जनरली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड नाइदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवेलेंट। देखो ना तो इसको तुम आयनिक में गिनोगे ना कोवेलेंट में गिनोगे, याद रखना। ठीक है, ना ज्यादा आयनिक बॉन्ड है ना कोवेलेंट है, तो दोनों में ही नहीं गिना जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा मैंने बोला क्या कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, आयनिक बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, वो तो बस आके बैठ गया। आयनिक में क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उसने एक्सेप्ट किया, तब आयनिक बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट में शेयरिंग होगी, यहाँ पे तो बस वो खाली जगह में आके बैठ गया, बॉन्ड बॉन्ड नहीं बनाया उसने ऐसा कुछ खास, बस खाली जगह दिखी तो वहां आके बैठ गया और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल ये कुछ लिखे वापिस से। TiC टाइटेनियम डी ब्लॉक का है, कार्बन, मैंगनीज के साथ नाइट्रोजन, टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन, तो मिक्सचर ऑफ बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट, या तो ये लिखो मिक्सचर ऑफ बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट, या फिर लिखो नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट, तो दोनों ही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, चलो स्टील और कास्ट आयरन, ये चीजें इधर भी आएगी, कहाँ गई स्टील, तो ये रहा,
कास्ट आयरन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो कास्ट आयरन में क्या है, आयरन के साथ कार्बन है ना, लिखा है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आयरन, तो आयरन डी ब्लॉक का हो गया, उसमें कार्बन आ रहा है, तो उसके एग्जांपल ये सब इंटरस्टिशियल के ही गिनाऊंगा मैं, तो कास्ट आयरन भी इंटरस्टिशियल में ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे था स्टील, स्टील में भी देखो आयरन है, क्रोमियम है और निकल, ये तीनों कहीं के हैं, डी ब्लॉक के, लेकिन ये डी ब्लॉक के साथ क्या आ गया, कार्बन, तो ये भी किस में आ जाएगा, इंटरस्टिशियल में। क्लियर है ना, ये रहा, ये था ना कास्ट आयरन और ये स्टील, क्लियर है ना। और इनमें कास्ट, ठीक है समझ गया यार, बार बार क्या बताना। तो स्टील और कास्ट आयरन ज्यादा मजबूत होते हैं नॉर्मल आयरन से, क्यों, क्योंकि उनमें बीच में कुछ दूसरे दूसरे एलिमेंट आए, कार्बन और एक और क्या था, दोनों में कार्बन है, ठीक है। तो स्टील और कास्ट आयरन आर हार्ड बिकॉज दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद कार्बन, कार्बन के साथ आयरन आया अलग अलग परसेंटेज में, तो एक बार स्टील बोला एक बार कास्ट आयरन बोला। क्लियर, नहीं समझ में आ रहा क्या, हाँ लिख दिए हैं। आयरन के साथ क्रोमियम भी है, निकल भी है, तो ये तीन चीजें मिक्स हो रही ना, तो आयरन क्रोमियम निकल तो सेम साइज के हैं, तो इसीलिए उसको प्रायोरिटी में इधर लिख दिया है। लेकिन अगर कार्बन भी आ रहा है तो वो इधर का भी हो गया ना, तो इंटरस्टिशियल भी और उसके साथ अलॉय भी है, ये ऐसा होता है। अलॉय का एक एग्जांपल होता है इंटरस्टिशियल, अलॉय के अंदर में बहुत सारी हेडिंग्स आती है, उसमें एक आता है इंटरस्टिशियल, उसका एक टाइप है, तो ये अलॉय भी है और साथ में इंटरस्टिशियल भी है। कार्बन नहीं होता तो सिर्फ अलॉय बोलता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया तक, ठीक है। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग भी ज्यादा होंगे क्योंकि ज्यादा मजबूत होगा ना, तो हाँ, तो हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग, रिटेन मेटलिक कंडक्टिविटी, और मेटलिक की जो कंडक्टिविटी उसको मेंटेन रख रहे हैं। क्लियर है, आर केमिकली इनर्ट, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते हैं अलग से कुछ, कि कार्बन आ गया तो कार्बन की रिएक्शन शो करने लगेगा अलग से, ऐसा कुछ नहीं, तो केमिकली क्या है, इनर्ट है। शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा ही, ठीक है, तो ये भी कर रहे हैं। हार्डर देन प्योर मेटल, अगर प्योर आयरन लो और उसके एक बार मैंने बोला कि आयरन के साथ कार्बन मिक्स कर दिया, तो आयरन के साथ कार्बन वाला ज्यादा मजबूत है बजाय सिर्फ आयरन के, तो ये भी पॉइंट क्लियर है, ठीक है। काइंड ऑफ सॉलिड स्टेट डिफेक्ट, सॉलिड स्टेट में दो आते हैं, फ्रैंकल शॉर्ट की लिख देता हूं नाम, फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। ये होते हैं सॉलिड स्टेट डिफेक्ट, जो चैप्टर डिलीट हो गया है, अब कोई काम का नहीं है, बस वर्ड सुन लेना, ठीक है। क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा, चलो। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड नेदर आयनिक नॉर कोवलेंट, वो बाप से लिख दिया, ठीक है। ये समझ गए ना, ये मार्जिन के ऊपर बना लेना कि डी ब्लॉक के साथ छोटी साइज का है तो इंटरस्टिशियल बोलते हैं, सेम साइज का है तो अलॉय बोलते हैं, अलॉय के अंदर फिर सब हेडिंग्स आती है जिसमें एक इंटरस्टिशियल आता है। क्लियर है, ठीक है, चलो अगला पढ़ें टॉपिक। इसमें कोई डाउट किसी को, इंटरस्टिशियल में एक केमिकली इनर्ट वाली चीज याद रखना, बाकी तो फिर भी तुम ठीक है मन से लगा लोगे, ये याद नहीं रहेगा। क्लियर है, चलो। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय में क्या हो रहा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट ऐसे कंपाउंड के साथ मिक्स हो रहा है जो उससे सिमिलर साइज का है। डी ब्लॉक का साइज कोई एलिमेंट अगर ऐसा है तो उससे थोड़ा थोड़ा सेम साइज के होना चाहिए, वो पीरियोडिक टेबल में कहीं का भी हो, या तो खुद डी ब्लॉक का ही होगा या पी में सबसे नीचे वाले बड़े होते हैं तो उधर का होगा। क्लियर है, चलो। तो अलॉय में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ अलॉय, ट्रांजिशन मेटल में बहुत सारे अलॉय फॉर्म करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल आर क्वाइट सिमिलर इन साइज, देखो ट्रांजिशन मेटल में कितने रिंग है, 4 है, तो सारे ट्रांजिशन में 4 ही रिंग है ना, और थोड़े बहुत न्यूक्लियस के एक चार्ज की वजह से कितने ही रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, बहुत माइन्यूट सी, छोटी सी, तो इनका साइज बहुत ज्यादा कम नहीं होता। फिर आयरन कोबाल्ट निकल का तो और सेम ही हो जाता है, फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ऑलमोस्ट ऐसा दिखता है कि सेम ही है साइज सभी का, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। साइज में चेंज कब दिखता है, जब रिंग शिफ्ट होती है ऊपर से नीचे, तो दिखता है कि हाँ साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अगर इधर रिंग सारे सब में 4 है और एक न्यूक्लियर पावर बढ़ रही तो कितना ही कम हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट सबका सेम। फिर आयरन कोबाल्ट निकल का तो बोलते ही है सेम, फिर और बढ़ गया तो वो जो बड़े हैं वो इनके बराबर हो जाएंगे ना फिर थोड़े, तो इसीलिए बोलते सभी का साइज कैसा है, ऑलमोस्ट सेम है। तो वही लिखा है, ट्रांजिशन मेटल आर क्वाइट सिमिलर इन साइज, ठीक है, एंड देयरफॉर द एटम्स ऑफ वन मेटल कैन सब्स्टिट्यूट, इसमें देखो
वहां पे क्या हो रहा था, इंटरस्टिशियल मतलब बीच में आके रह रहा था। अब यहाँ जब सेम साइज के हैं तो बीच में नहीं आ पाएगा ना कि उनके बीच में आके रह गया सेम साइज का, नहीं, वो मैंने इतने गैप में बनाया, इतने गैप में होंगे नहीं, क्लियर है। तो बीच में नहीं आ पाएगा तो वो क्या करता है, रिप्लेस कर देगा, उसके एक एटम को हटा के खुद बैठ जाएगा, तो मिक्सचर बनाना, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट द एटम्स ऑफ अदर मेटल इन इट्स क्रिस्टल लेटाइस। मान लो इसका क्रिस्टल ऐसा था सेम, उसमें ये सारे आयरन थे, इतने दूर दूर है नहीं, वो बस पास पास में बहुत चिपके हुए रहते हैं, एक बॉल, दो बॉल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे एक लेटाइस बना रखा है, ठीक है। अब इस लेटाइस में बोल रहा हूँ मेरे को कोई सेम साइज का कोई कंपाउंड आ रहा है, तो वो क्या करेगा, आयरन का एक एटम हटाएगा यहाँ से और उसकी जगह आके बैठेगा, कहीं दूसरी जगह से आयरन का दूसरा एटम हटाएगा, उसकी जगह आके बैठेगा, क्लियर है। वही चीज लिखी है इसमें, पढ़ लेना सब्सटीट्यूट वर्ड से, समझ याद रखना, ठीक है। 15%, और हाँ जो डिफरेंस होता है रेडियस का ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 15% बस, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि पूरे ही सेम है, बोल रहा थोड़ा बहुत गैप होगा भी तो कितना होगा, 15% के आसपास, ठीक है, ये याद रख लेना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं जिनमें से PYQ में पूछे हुए हैं एग्जाम्पल, तो याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन, देखो कॉपर तो पता है बहुत से अधिकतर में आएगा, मतलब 2-3 में तो आ ही जाता है स्टार्टिंग के तीनों में, ठीक है। तो मैंने तो इसको ऐसे याद रखा था, 3 मेडल होते हैं ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज, है ना, ये होते हैं ना, ठीक है। तो गोल्ड तो ठीक है, चलो अच्छा तो टांग दिया, सिल्वर भी टांग दिया, ब्रॉन्ज भी मेहनत से होता है तो टांगते हैं, लेकिन ऐसा ना ब्रॉन्ज को फेंक दिया ऐसे ही, अरे यार समझ गए, तो जहां भी जाके गिरेगा आवाज आएगी ना टिन करके, ऐसा। तो मैंने तो ऐसे याद रखा है, टिन एसएन होता है, कॉपर तो है ही सही, अब वो तुम जैसे याद रखो, क्योंकि इन तीनों में कंफ्यूजन होगा तो देख लेना, ठीक है। तो मेरे को ऐसे याद रखा था, उसको तो ऐसे फेंक दिया, टिन और कॉपर तो था ही तीनों में, तो कॉपर प्लस टिन, क्लियर है, ठीक है। हाँ हाँ, याद नहीं होता तो कुछ तो करना पड़ता, अरे यार फेंका तो आवाज आएगी ना टिन करके, कैसे लोग हो यार, ये भी समझाना पड़ रहा है, कैसे रटोगे इतने सारे, रटाएंगे नहीं बेटा एक साथ, ठीक है। तो जब भी ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा उसको फेंक देंगे तो टिन आवाज आएगी, तो कॉपर के साथ क्या है, टिन है, याद रखना। ब्रास वाला याद रखना, कॉपर के साथ जिंक है। अमेजॉन A to Z होता है, ठीक है, वैसे ही ब्रो, अरे वो नहीं यार, ब्रोफ मतलब दोस्ती वाला, समझ गए, हाँ आखिरी तक दोस्ती टिकती है, चलती है, लड़कों की तो चलती है कभी कभी, ठीक है। तो वो ऐसा है कि लास्ट एलिमेंट Z है ना, तो उससे याद रखना जिंक इसमें आएगा, तो टिन है इसमें जिंक है, कॉपर तो दोनों में ही है, ठीक है। ये बेल और गन मेटल वाला याद ही रखना, इसमें तीनों आ गए, कॉपर उसके साथ ये भी और ये भी है, कॉपर तो है उसके साथ Zn भी और टिन भी है, तो स्टार्टिंग के 3 याद रहेंगे, ठीक है। ऐसे दोस्तों को भी गोली मार दी और ऐसे मेडल वाले को भी गोली मार दी, ठीक है। तो उसमें तीनों चीजें आ गई, जैसे तुमको याद करना है, कर लेना, क्वेश्चन आएगा गन मेटल में कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं, नहीं याद रहेगा वो, ठीक है। चलो ये इतना समझ में आया तीनों, ठीक है। फोल्डर, लेड और टिन याद करना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, देख लेना जैसा भी है। देख लो यार इसको, फोल्डर को कैसे याद रखोगे, याद करना है, लेड और टिन होता है, ठीक है। ये 3 की बनी थी मेरे से, और इन 2 की बनी थी बस, बाकी नहीं बनी। चलो फोल्डर याद कर लेना, लेड और टिन है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में 2 चीजें मेन याद रखनी है, आयरन के साथ कार्बन होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बर्तन मिलते हैं ना स्टेनलेस स्टील के, तो वो एग्जैक्ट आयरन नहीं होता, आयरन के साथ कार्बन होता है, ये बाकी तो फालतू की चीजें ठीक है, बट ये 2 याद होनी ही चाहिए, आयरन के साथ कार्बन, ये याद होना चाहिए, बाकी तो भूल भी जाओगे तो चल जाएगा, क्रोमियम, निकल, लेकिन आयरन को और कार्बन याद होना चाहिए स्टेनलेस स्टील में, क्लियर है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन होता है, इतना याद रखोगे। मिश मेटल, देखो ये आया हुआ है PYQ का क्वेश्चन है कि लेंथेनॉइड जितने भी होते हैं ना, F ब्लॉक में पहली लाइन लेंथेनॉइड, फिर एक्टेनॉइड आता है, तो लेंथेनॉइड्स के साथ जब भी आयरन मिक्स होगा उसको बोलते हैं मिश मेटल, याद रखोगे ये चीज, ठीक है। अगला इनवार, ये तो देखो वर्ड से बहुत अच्छा आता, आई से आयरन है, N से निकल है, आई से आयरन हो गया था, N से ये, तो निकल प्लस आयरन इनवार, ठीक है।
कौन सा है ये, मिक्स मेटल पूछा हुआ था बेटा, इधर सारे याद कर लेना है। इन बार को कैसे करोगे, आई मतलब आयरन, एन मतलब निकल, मिक्स मेटल याद करना है, लैंथेनॉइड प्लस आयरन, ठीक है, तो ये याद होने चाहिए। क्लियर? चलो अब एक और लास्ट में इसी हेडिंग के अंदर में आता है कि जब दो चीजें मिक्स हो रही है तो उनमें कार्बन, मैंने बोला ना मिक्स हो रहा है आयरन के साथ, तो कितना कितना परसेंटेज होगा उसके हिसाब से उसको अलग अलग नाम देते हैं। मार्केट में स्टेनलेस स्टील की भी वैरायटी मिलती होगी, शायद मिलती होगी, ठीक है। ज्यादा कार्बन वाले क्या रेट हो सकता है, ज्यादा हो कम हो, कितना कार्बन उसमें, समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं। एक होता है प्योर लोहा लेके आ रहे हो, एक होता है उसमें थोड़ा बहुत कार्बन होगा तो थोड़ा ज्यादा मजबूत होगा, और कार्बन होगा तो और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि इंटरस्टिशियल में आ गया ना ये सब। तो जितना ज्यादा इंटरस्टिशियल वाली चीज होगी उतना मजबूत होगा ना एलिमेंट, तो जितना ज्यादा कार्बन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा वो आयरन और मजबूत होता जाएगा, तो महंगा होगा शायद ऐसा, ठीक है। हाँ मन से दे रहा हूँ मैं सब, है ना, हाँ ठीक है। देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन, आयरन प्लस कार्बन का कितना परसेंटेज है वो देखना है। अगर 0.1 से 0.25% कार्बन है तो उसको बोलते हैं रफ आयरन, बहुत ही कम है ना, रॉ आयरन, रफ आयरन, ठीक है। उसके बाद 0.25 से 2% तक अगर कार्बन है तो स्टील, ठीक है। 2.6 से 4.3 तक है तो कास्ट आयरन बोलते हैं, ठीक है, और 2.3 से 4.6 तक है तो पिग आयरन बोलते हैं, ठीक है। हाँ सबसे ज्यादा इसमें कार्बन, अरे ऐसा समझ लो ना, ठीक है, ये क्या सुअर नाली में पड़े रहते हैं, ठीक है, और कार्बन का कलर डार्क है तो बस वो ऐसे ही कलर, तो सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन होगा उसको बोला पिग आयरन, ठीक है, जैसे भी याद करो तुम, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन का परसेंटेज कौन सा आयरन में होता है, पिग आयरन में। सबसे कम काई में होता है रफ आयरन, रफ या रॉ बोलते हैं ना, ओरिजिनल रॉ या रफ, ठीक है, तो रफ आयरन में। और स्टेनलेस स्टील सेकंड नंबर पे आता है, और ये कास्ट आयरन थोड़ा, ठीक है, इसको कास्ट आयरन को थर्ड नंबर पे ऐसे सोच लेना यार। वो पैन आते हैं ना, कास्ट पैन, फ्राइंग पैन, ठीक है, तो क्या बोलते हैं अपना, स्टील से तो महंगा ही होगा शायद, शायद मैंने खरीदे नहीं बट होना चाहिए ठीक है, तो कास्ट आयरन इससे महंगा तो वो थर्ड नंबर पे आ गया, और ठीक है बाकी तो हटा दो। चलो ये याद हो गया, याद कर लेना कैसे भी, खुद की ट्रिक्स बने तो बना लेना, वरना सीधा रट लेना लिख लिख के, क्वेश्चन आएगा तो सही होना चाहिए बस, ठीक है। चलो यहाँ पे जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे ना बेटा इस चैप्टर के, वो सारे कंप्लीट हो गए। अब आखिरी में बस दो कंपाउंड्स बचते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आता है और पढ़ते हैं। एक है K2Cr2O7, एक है KMnO4। दो एलिमेंट है ना, मैंगनीज और क्रोमियम, तो मैंगनीज का एक कंपाउंड है, एक है क्रोमियम का। इन दो से क्वेश्चन आते हैं कि ये बनते कैसे, इसका और क्या है, कलर क्या है, एसिड में कैसा होगा, बेस में कैसा होगा, न्यूट्रल में कैसा रिएक्शन देगा, किसको किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो अगले वाले बोर्ड में अपन ये वाली चीज पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक सॉरी, एफ तो आएगा ही नहीं, ठीक है बेटा, आवाज नहीं करो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ब्रीफ इंट्रो, ठीक है। टू इम्पोर्टेंट, हाँ नहीं फिर ये तो ब्रीफ है ना, बड़े टॉपिक है इसीलिए। चलो तो नहीं कुछ नहीं लिखना है इधर, सारे आवाज नहीं, कुछ दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है डी ब्लॉक के, ठीक है। पहला कौन सा है, देखो दो एलिमेंट आते हैं ना, क्रोमियम और मैंगनीज। तो क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, मैंगनीज का हाईएस्ट कितना होता है +7। तो क्रोमियम का एक कंपाउंड बनता है K2Cr2O7, मैंगनीज का बनता है KMnO4। ये दो कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, क्लियर है दो, ठीक है। अब ये +6 में वो +7 में, तो इनमें पूछता है कि ये काम क्या करेंगे, ये अपने हाईएस्ट में, वो भी अपने हाईएस्ट में। तो कोई भी अगर अपने ऊपर हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज रख के बैठा है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा कि रिड्यूस। किसी के ऊपर अपना खुद का हाईएस्ट प्लस चार्ज है, उससे ज्यादा प्लस हो ही नहीं सकता, तो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज करेगा ना, ताकि खुद रिड्यूस हो पाए।
समझ में आ रहा? ये +6 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, ये +7 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, तो खुद ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकते, तो क्या करेंगे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज, और खुद ही क्या हो पाएंगे, रिड्यूस। सामने वाला ऑक्सीडाइज हो गया तो उसका जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो ये कैच कर लेंगे, तो ये अपना रिडक्शन करते जाएंगे, पीछे आते जाएंगे उस चेन में, स्केल पे, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों, ठीक है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना समझ में आया। अब पूरे 3D ग्रुप में यही एफ है ना जिनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +7 की है, इसीलिए ये दो पढ़ना है अपने को।